आर्ट एंड कल्चर ये टॉपिक कवर करने हैं। रिलीजन फिलोसॉफी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर चैप्टर 1 और ये सारे ही आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे ही चैप्टर करने हैं। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में हमें क्या पढ़ना है? एंशियंट एंशियंट टाइम में आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर कैसे थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो चीज़ें मिली हैं। ठीक है, स्नानागार मिला है और क्या मिला है? ग्रेनरी मिली है। ठीक है, एंड मौर्य आर्ट में स्तूप हैं और विहार हैं, पिलर्स हैं। ठीक है, और पोस्ट मॉडर्न आर्ट में जैसे गुप्ता पीरियड होगा या और हो गए इंडो ग्रीक्स वगैरह, उन्होंने क्या है, हेलियोडोरस आया था, उसने उसमें महरौली में वो लगाया है स्तंभ। ठीक है, गरुड़ ध्वज उसको बोला जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्ता आर्ट आ जाएगी, मंदिरों का निर्माण उन्होंने बहुत ज़्यादा करवाया इन्होंने। और साउथ इंडियन आर्ट आ जाएगी, संगम पीरियड और चोल, चेराज एंड पांड्याज। मेडिवल और या इंडो इस्लामिक आर्ट भी कह सकते हैं इसको। इसमें हमें क्या देखना है? दिल्ली सल्तनत पीरियड की जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको देखना है। जैसे इंपीरियल आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगी, प्रोविंशियल होगी। इंपीरियल में जैसे स्लेव आर्ट होगी, खिलजी आर्ट होगी, तुगलक आर्ट होगी, सैयद आर्ट होगी, लोधी आर्ट होगी। एंड प्रोविंशियल में जैसे बंगाल आर्ट, जौनपुर आर्ट, मालवा आर्ट, बीजापुर आर्ट होगी। इसके बाद आता है मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में कौन से आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा? इसमें क्या है, इंपीरियल और प्रोविंशियल दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। अकबर के काल में, जहांगीर के, शाहजहां, औरंगजेब के काल में। प्रोविंशियल आर्ट कौन से होगी? सिख आर्किटेक्चर हो गया, राजपूत आर्किटेक्चर हो गया। ये पढ़ना है इसके बारे में अभी। फिर इसके बाद आता है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें आता है ब्रिटिश। ब्रिटिश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडो गोथिक आर्किटेक्चर एंड न्यू रोमन आर्किटेक्चर हो गया। इसके बाद क्या हो गया? रीजनल आर्किटेक्चर हो गया, जैसे अवध आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ना है। इसको देखो, 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चेयरमैन थे कनिंघम। ठीक है, जॉन मार्शल आ गए इसके बाद में इन 1926 में। जॉन मार्शल ये इसके एएसआई के चेयरमैन हो गए थे। हड़प्पा की खोज की दयाराम सैनी के द्वारा 1921-22 के आसपास, एंड मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1921-22 के बाद, सेम पीरियड के आसपास। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड 2600 बीसी टू 1800 बीसी, ये इसका पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो लेट अस स्टार्ट। आफ्टर द excavation of Indus sites, it was established that it was the most advanced civilization in the world. इसके इंडस साइट्स के एक्सकेवेशन होने के बाद यह बताया गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो संसार में सबसे ज्यादा उन्नत सिविलाइजेशन थी, उन्नत सभ्यता थी। इट वॉज फर्स्ट सिविलाइजेशन वेयर द बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज। यह पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पर पकी हुई ईंटें यूज की गई थी। ठीक है, ऑफ द सेम शेप एंड साइज, एक ही स्टैंडर्ड था उनका, शेप एंड साइज। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, इजिप्ट और मेसोपोटामिया की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, सन ड्राइड ब्रिक्स वर यूज, उसमें धूप में सुखाई गई मतलब कच्ची ईंटें यूज की गई थी, पकी हुई नहीं थी। सन ड्राइड, कच्ची ईंटें कह सकते हैं हम, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। अनदर फैक्टर विच मेक्स आईवीसी वेरी एडवांस इज देयर इम्पेकेबल टाउन प्लानिंग। उनका दूसरा जो फैक्टर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ही ज्यादा उन्नत सभ्यता बनाता है, वो उनकी बहुत ही आश्चर्यजनक टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, इसमें क्या क्या देखना हमने? सील्स, पोटरी, स्कल्पचर, स्कल्पचर में जैसे स्टोन स्कल्पचर, ब्रोंज स्कल्पचर, टेराकोटा स्कल्पचर एंड ऑर्नामेंट्स एंड टाउन प्लानिंग। इसके बारे में हमें देखना है, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ना है हमें। ठीक है, मोर देन 4000 सील्स हैव बीन फाउंड। 4000 से ज्यादा सील्स मिली हुई हैं। सील्स क्या थी देखो इसमें। सील्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पीसेज ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम फाउंड फ्रॉम आईवीसी। सील्स सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण कलात्मक वस्तुएं मिली हैं सील के रूप में, जो आईवीसी से हमें मिली हैं। इट इज ए जियोमेट्रिक शेप्ड ऑब्जेक्ट। यह जियोमेट्रिक शेप्ड ऑब्जेक्ट होता था, या तो स्क्वायर होता था, या सर्कुलर होता था, या ट्राइंगुलर होता था। जियोमेट्रिक शेप होती थी इसकी। मेनली मेड अप ऑफ फ्रॉम सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टेटाइट। यह मुख्य रूप से सॉफ्ट रिवर स्टोन से बनी हुई होती थी। रिवर में पत्थर मिलता था, नदी में सॉफ्ट स्टोन होता था वो। ठीक है, और स्टेटाइट बोलते थे उसको। स्टेटाइट नामक पत्थर से ये सील्स बनी हुई थी। There were also instances of seals made from metals like copper, bronze, gold and silver. ऐसे भी हमें उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें जो सील थी वो तांबे की, कांसे की, सोने की और चांदी की बनी हुई थी।
ऐसा नहीं कह सकते कि मेनली बनी हुई थी, स्टेटाइट की बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है, लेकिन एक्सेप्शंस भी मिले हमें। सील्स वर पिक्टोग्राफी की नेचर, वो नेचर में पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर थी उनकी, एंड सिंबल्स, और सिंबल्स भी थे उन पर। पर्पज ऑफ सील्स एंड इन्फ्लुएंसेस, इनका सील्स का इन्फ्लुएंस का पर्पज क्या होता था इनका, और इनका इन्फ्लुएंसेस, इनके प्रभाव क्या पड़े थे। इसके इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सील कैसी थी वो। ठीक है, ये है सील्स, हड़प्पन सील्स। ठीक है, जैसे कि ये है हड़प्पन सील, ये रही, यहाँ से टूटी हुई है। इसके बाद ये सील है, आप देख सकते हो कि ये सोने की तरह दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके ऊपर ये देखो कि एक सींग वाला जानवर घोड़े की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कुछ त्रिशूल से टाइप में दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ ट्राइडेंट टाइप में। ठीक है, और ये वाली सील देख लो। इसके बाद देखो ये क्या है, जानवर तो हर पिक्टोग्राफिक बैल बना हुआ है, यहाँ त्रिशूल टाइप में है, पीपल के पत्ते देखो। ठीक है, यहाँ पर वो सेम सील होगी, यहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा बना हुआ है। ठीक है, दो शेर हैं, बीच में एक व्यक्ति है, और देखो ये क्या है, योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर है, हिरन है, और नीचे भी इसके पशु पक्षी दिया है, ये देखो बैल। ठीक है, और ऐसा लगेगा आपको कि जैसे ये पंच मार्क किया गया है। ठीक है, तो ये बैल बनाया हुआ है, ये सील है, स्टेटाइट पत्थर वगैरह। ठीक है, तो ये थी हड़प्पन सील्स, ये देखो अच्छे अच्छे से दिखाई देंगे साफ साफ में। ये वो सील थी जिनको, जैसे इसमें तो ये क्योंकि मुद्रा में बैठे हुए हैं, इस ये थी वो उभरी हुई सील है ये। ठीक है, इसको अगर मान लो देख ये है, अगर इस सील को लेकर के मैं मिट्टी पे मार दूं तो ऐसी ऐसी सील बन जाए। ठीक है, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स होती थी उनकी। इनका पर्पस क्या था और इनका इन्फ्लुएंसेस क्या था? सील्स फैसिलिटेटेड इन द ट्रेड एंड इट वाज द मार्क ऑफ अथॉरिटी ऑफ आईयूसी। सील्स जो थी वो व्यापार को सुविधाजनक बनाती थी, और यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की अथॉरिटी का निशान होती थी। ठीक है, सील्स वर आल्सो यूज्ड एज एन एमुलेट। सील्स जो थी वो एक एमुलेट के रूप में, ताबीज के रूप में भी यूज होती थी, सेमेनेटिक ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, टू वार्ड ऑफ एविल्स, बुराइयों को दूर करने के लिए, नेगेटिव शक्ति को दूर करने के लिए ताबीज के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता था। इट इंडिकेट सेमेनेटिक प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन आईवीसी। यह संकेत करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेमेनेटिक प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट थी। ठीक है, कर्मकांड होता था उनमें, प्रचलन में था। सील्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन आईवीसी। सील इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमें सूचना प्रदान करती हैं कि धार्मिक प्रथाएं भी प्रचलन में थी। फॉर एग्जाम्पल पशुपति सील, पशुपति सील जैसे प्रोटोसिवा यौगिक पोस्चर में बैठे हुए दिखाया गया है, एनिमल्स हैं। कौन से पशुपति सील देखो, मैंने दिखाया भी था, ये वाली चौथे नंबर की सील, दिस वन, ये पशुपति की सील है, यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ है एक व्यक्ति। ठीक है, इसको पशुपति सील का नाम दिया गया है, प्रोटोसिवा बोला जाता है उसको, और एनिमल्स भी हैं। फ्रॉम दिस इमेज इट कैन बी इन्फर्ड, इस इमेज से यह अर्थ निकाला जा सकता है दैट की इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड प्रोटोसिवा, कि इंडस वैली के जो लोग थे वो प्रोटोसिवा की पूजा करते थे। इट आल्सो इंडिकेट्स टुवर्ड्स योगिक प्रैक्टिसेस एंड नेचर वर्शिप, यह यौगिक प्रैक्टिसेस, यौगिक प्रथाएं और नेचर वर्शिप की ओर भी संकेत करती है कि लोग प्रकृति पूजक थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सील्स विद पीपल लीफ इंडिकेट्स नेचर वर्शिप। एक सील है जिसमें पीपल के लीफ हैं, वो क्या करती है, नेचर वर्शिप की ओर संकेत करती है। कौन सी सील है वो, अगर देखोगे इसमें पीपल लीफ, ये रही, ये रही बीच में, बिल्कुल बीच में, ये ऊपर ये पीपल का पत्ता, ये पीपल का पत्ता, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, ये नेचर वर्शिप की ओर इंडिकेट करती है। ठीक, यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न, यूनस, यूनस मीन सिंगल, कॉर्न मीन्स सिंग। ठीक है, एक सींग वाली सील वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट सील फाउंड फ्रॉम आईवीसी। वो सबसे ज्यादा प्रचलित सील थी जो हमें आईवीसी से मिली है। विच आल्सो इंडिकेट्स टुवर्ड्स नेचर वर्शिप, जो यह भी प्रकृति की पूजा की ओर या प्रकृति पूजक लोग थे इस बात की ओर संकेत करती है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोहैबिटेशन, और कोहैबिटेशन की भी अवधारणा को मजबूत करती है। कोहैबिटेशन का मतलब होता है सहवास, सहवास का मतलब साथ साथ में
रहना, पशु और मानव जो है उस समय साथ साथ में रहते थे, इसकी ओर भी वो संकेत करती है। बहुत सारे सील हैं, लगभग ऐसे सील मिलेंगे आपको कि देखो इसमें एक सींग वाला पशु है, ठीक है, यहाँ देखोगे आप, इसमें देखो इस पर भी पशु है, इस पर भी पशु है। ऐसी कोई सील है जिस पर पशु नहीं हो, कोई सिंगल है ऐसे में, इस पर भी पशु, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, ठीक है। और इसके बाद ये है, इनको देखोगे इन पर भी पशु छपे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हड़प्पन सील्स हैं ये, ठीक है। मतलब वो सहवास की ओर इंडिकेशन करती है। मे बी सील्स वर आल्सो यूज्ड एज एजुकेशनल टूल्स। ऐसा भी हो सकता है कि सील्स का प्रयोग शैक्षणिक औजारों के रूप में किया गया हो। सम ऑफ द सील्स हैड सिंबल्स ऑफ पाई, फाई, साई। कुछ ऐसी सील्स हैं जिनके ऊपर पाई का, फाई का और साई का सिंबल है, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो देखो, पाई का सिंबल हो, फाई का सिंबल हो, ठीक है। ये ट्राइडेंट है, ये सील देखो, इन पर देखो, ये सिंबल्स हैं। ये देखो पाई का साइन एज इट इज, ये ट्राइडेंट है, ठीक है, और ये पहिए का साइन है। तो बहुत सी ऐसी सील हैं जिनके ऊपर हमें पाई, फाई और साई के सिंबल्स मिले। ये पाई का साइन है, ठीक है। और हो सकता है कि एजुकेशनल टूल के रूप में भी यूज हुई हो। क्या क्या पढ़ा हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, टाइम बताना, इसका टाइम 2600 से लेकर के 1800 BC तक था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हड़प्पा की खोज 1920 के आसपास हुई, मोहनजोदाड़ो की खोज भी 1921-22 के आसपास हुई। राखलदास बनर्जी और जो दयाराम साहनी, इन्होंने साथ में मिल करके, और इनको सबसे ज़्यादा एडवांस्ड माना जाता है। एडवांस्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने पक्की ईंटों का जो सेम स्टैंडर्ड की थी 4:1 के रेशियो में थी, ठीक है। और जो भी मेसोपोटामियन कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है उनमें सन ड्राइड ब्रिक्स को यूज किया गया था, पक्की ईंटें यूज नहीं की गई थी। एंड पिरामिड्स भी कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसीलिए इसमें पक्की ईंटें यूज की गई थी। इसको मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने सील्स के बारे में पढ़ा है। सील्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो सील्स हैं उनके ऊपर पशु क्या करती है, और 4000 से ज़्यादा सील्स हमें मिली हैं। मोस्टली स्टेटाइट से बनी हुई थी ये, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी मिलते हैं, कॉपर के, ब्रोंज के, गोल्ड के, सिल्वर के, ठीक है। इसके बाद सील्स का पर्पस क्या था, इन्फ्लुएंस क्या था, ट्रेड को फैसिलिटेट करती थी, ठीक है। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की अथॉरिटी का एक मार्क होती थी, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ा, ये कोहैबिटेशन को इंडिकेट करती थी, ठीक है। और कोहैबिटेशन को इंडिकेट करने के साथ साथ ये प्रकृति पूजक है, इसकी ओर भी इंडिकेट करती थी, क्योंकि उसके साथ साथ पीपल के वर्क्स की भी एक सील मिली हुई है, ठीक है। और एजुकेशनल टूल्स के रूप में भी यूज होती थी। पाई, फाई और साई के भी साइंस में मिले हैं। और प्रकृति के पूजक थे, प्रोटोशिवा की पूजा करते थे, क्योंकि एक योगी की सील मिली है जिसके ऊपर उसमें यौगिक पोस्चर में बैठे हुए दिखाया गया है। परहैप्स इंडिकेट करती है कि वो प्रोटोशिवा के पूजक थे। Such and such things we have studied about IVC right now. What is IVC pottery? इसके बारे में देखेंगे। The general purpose pottery of IVC was red in color. जो सामान्य उद्देश्य के लिए सामान्य रूप में यूज होने वाली जो पोट्री थी IVC की, वो लाल रंग की थी। एंड बेक्ड इन फायर, और उसको फायर में बेक किया गया था, पकाया गया था। इट वॉज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। इसका प्रयोग अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता था, वाटर को स्टोर करने के लिए किया जाता था, एंड एज यूटेंसिल्स, और बर्तनों के रूप में इसका यूज होता था। मिनिएचर वेजल्स, कौन कौन से मिनिएचर वेजल्स हैं, नैरो एंड इलोंगेटेड पोट्री। नैरो का मतलब होता पतले, भीड़े, बिल्कुल तंग, और इलोंगेटेड का मतलब लंबी लंबी। पोट्री मींट फॉर डेकोरेशन, वो डेकोरेशन के लिए होती है, जैसे कि बोतल है, ये नैरो है और इलांगेटेड है, इसके अंदर फूल्स वगैरह डाल, फ्लावर्स वगैरह डाल दो, ठीक है। तो डेकोरेशन पर्पज के लिए है। मैनी एट टाइम, बहुत बार, दिस पोट्रीज, ये जो पोट्रीज थी, वर यूज्ड एज ए बरियल पोट्री। वो बरियल पोट्री के रूप में यूज होती थी, दफनाया जाता था उनको मृतकों के साथ। फॉर एग्जाम्पल टाल जार, उदाहरण के लिए एक लंबा सा जार बर्तन विद कॉनकेव नेक, जिसकी कॉनकेव नेक होती थी, जैसे बोतल है, कॉनकेव नेक थी, एंड फ्लेयरिंग रिम, उसका फ्लेयरिंग रिम होता था, ठीक है, यूज होता। फेंस पोट्री वाज यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड परफोरेटेड पोट्री फॉर स्ट्रेनिंग लीकर, ठीक है। फेंस पोट्री, ये मटेरियल है उससे बनी थी फेंस की,
फेंस पोट्री यूज फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए वो यूज होती थी। और परफोरेटेड पोट्री फॉर स्ट्रेनिंग लिकर, जो परफोरेटेड पोट्री होती थी, परफोरेटेड पोट्री ये है कि जो बर्तन है उसमें छोटे छोटे छेद किए गए थे, वो परफोरेटेड पोट्री है। उसका प्रयोग होता था स्ट्रेनिंग लिकर, शराब को छानने के लिए होता था। शराब जब बनाई जाती थी उसमें से शराब को छाना जाता था, इसलिए स्ट्रेनिंग लिकर के लिए यूज होती थी परफोरेटेड पोट्री। क्वेश्चन है कोई? बोलो। आपने बोला कि शराब के बनाने के लिए किया जाता था, शराब को छानने के छानने लिए। के लिए किया जाता था। इट मीन्स शराब थी उस टाइम। हाँ थी। लेकिन ये कहा जाता है कि शराब वाइन तो ये जो पोर्तुगीज या वो लेकर आए थे। नहीं, शराब उस टाइम पे ऐसा माना गया है, ठीक है, माना गया है कि वो शराब को छानने के लिए यूज होती थी। हो सकता है कुछ और भी छाना जाता है उससे, लेकिन माना गया है ये। स्कल्पचर, पोर्टुगीज के आने से पहले तो शराब थी, महाभारत काल में शराब ही थी, ठीक है। दुर्योधन ने शराब पी थी, हाँ। ठीक है, और अर्जुन ने छुड़ाया था, उसको बंदी बना लिए थे वो, तो शराब पहले से ही थी। स्कल्पचर, स्कल्पचर के बारे में बताओ, हमने आईबीसी पोट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा? जनरल पर्पस पोट्री कौन सी थी? नैरो, रेड कलर की थी, नैरो एंड इलोंगेटेड होती थी वो, और उनकी जो नेक होती थी वो कनकेव होती थी, ठीक है। और कई बार पोट्री को बरियल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था, जैसे कि टाल चार, ठीक है। और परफोरेटेड पोट्री लिख कर के लिए थी। लेक्चर 2, स्कल्पचर। स्टेटाइट सोप्ट रिवर स्टोन होता था, मैग्नीशियम सल्फाइड से बना होता था ये स्टेटाइट जो है, ठीक है, स्टेटाइट। स्टोन स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर भी मिली है। बियर्डेड प्रीस्ट, दाढ़ी वाला व्यक्ति, वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है ऑफ द स्टोन स्कल्पचर, ये स्टोन स्कल्पचर का, कि बियर्डेड वाला व्यक्ति मिला है। बियर्डेड वाला व्यक्ति कहाँ मिला है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें है, सबसे मतलब वो एग्जाम्पल मिला है इसका, बियर्डेड मैन का, दिस इज दैट मैन, ठीक है। और इसको अच्छे से देखो, ये याद आएगा फिर। देखो दाढ़ियां हैं, ठीक है, और इसने अपने माथे पे कोई ताबीज जैसा कुछ बांधा हुआ है, और ये इसने एक वस्त्र भी दिखाया गया है, जो एक कंधा तो बिल्कुल नग्न अवस्था में है, लेकिन दूसरे कंधे को इसने ढके हुए, ठीक है, ऐसे दिखाया गया। ये है बियर्डेड मैन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेराकोटा फिगराइंस, टेराकोटा की भी फिगराइंस मूर्तियां मिली है। इट इज क्ले फिगराइन, ये मिट्टी की बनी हुई क्ले फिगराइंस हैं, बेक्ड इन फायर, जिनको आग में पकाया गया है। फॉर एग्जाम्पल मदर गोडेस, जैसे कि मदर गोडेस है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट इमेज फाउंड फ्रॉम इंडस टाउन्स, इंडस टाउन से सबसे ज्यादा मात्रा में यह मदर गोडेस की मूर्तियां मिली हुई हैं। मदर गोडेस इज रेफर्ड एज गोडेस ऑफ फर्टिलिटी, ये जो मदर गोडेस है यह है फर्टिलिटी की देवी माना जाता है उसको, उर्वरता की देवी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेराकोटा फिगराइंस, क्ले कार्ट टॉयज, दूसरी जो टेराकोटा की फिगराइंस मिली हैं वो क्ले कार्ट एंड टॉयज हैं। कौन कौन सी मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में? लेट अस सी। ये है टेराकोटा फिगराइंस, ठीक है। क्ले कार्ट भी मिले हुए हैं, ये पूरा का पूरा परिवार है, ठीक है। टेराकोटा फिगराइंस, ये है खिलौने उनके, ठीक है। और ये ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में पकाई गई है, कले की है, और ये आग में पकाई गई है। ये उनके टॉयज हैं, ठीक है, जो हमें मिले हैं। ये टॉयज यू कैन सी, कौन कौन से टॉयज मिले हैं। बैलगाड़ी है, देखो बैलगाड़ी है ये, ठीक है। और ये कोई पशु की तरह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पहिए डालते थे, पशु को चलाते थे, फिर वो पहिए डाल करके ये पहिए मिले हुए हैं, ठीक है। ये बैलगाड़ी मिली हुई है। हमारे जब बचपन में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखते थे ना, लोहे की बनी होती थी, ठीक है। तो ये वो हैं इनके। ब्रोंज स्कल्पचर, ब्रोंज किससे बनता था? कॉपर, टिन,
इनको मिला करके ब्रोंज में लोस्ट वैक्स टेक्निक वाज यूज्ड टू कास्ट ब्रोंज स्कल्पचर। ब्रोंज की स्कल्पचर को बनाने के लिए लोस्ट वैक्स वैक्स टेक्निक का यूज किया गया था। लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? वो मोम की। In the very first step, a wax figurine was created, which was coated with clay and then baked on fire. इसमें लिखा हुआ पहले क्या होता था, मोम की एक मूर्ति बना लेते थे। मोम की मूर्ति बनाने के बाद उसको मिट्टी उसके ऊपर लगाई जाती थी, मोम की मूर्ति के ऊपर। तब क्या किया जाता था, उस जब वो मिट्टी थोड़ी सूख जाती थी, हार्ड हो जाती थी, उसको आग में पकाते थे। आग में पकाने से वो मिट्टी तो पक करके कठोर हो जाती थी, लेकिन जो मोम था वो पिघल करके बाहर आ जाता था। तो अंदर से, बाहर से तो चाहे कुछ भी शेप हो उसकी, लेकिन अंदर से तो वो वैसी शेप होगी ना जैसी मूर्ति है वो। ठीक है, इस हिसाब से वो एक वो आगे छोड़ देते थे निशान, मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको। उस निशान से पीतल को गर्म करके पिघला करके उसको उसमें भर दिया जाता था टेराकोटा की इमेज में। ठीक है, जो मोम तो बाहर निकल गया है। अब वो जो बनती थी वो सॉलिड मूर्ति बनती थी। फिर क्या करते थे, ऊपर से उसको तोड़ देते थे और वो फिर पीतल की मूर्ति है। लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज की गई थी। इन द फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्टेप, पहली फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया था, फिगराइन वाज क्रिएटेड, वैक्स की फिगराइन बनाई गई थी, मोम की मूर्ति बनाई जाती थी। विच वाज कोटेड विद ग्ले, जिसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती थी, ढक दी जाती थी मिट्टी से। एंड देन बेक्ड ऑन फायर, और तब उसे फायर में बेक किया जाता था, आग में पकाया जाता था। मोल्टन ब्रोंज वाज फिल्ड इनटू द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में मोल्टन ब्रोंज, पिघला हुआ जो पीतल है, वो भर दिया जाता था। आफ्टर रिप्लेसिंग द मोल्टन वैक्स को रिप्लेस करने के बाद, इट वॉज लेफ्ट फॉर द कूलिंग एंड फाइनली हार्डन क्ले वॉज रिमूव्ड, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता था और जो सख्त हो चुकी मिट्टी है उसको हटा दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था। एंड द स्कल्पचर वाज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड, और जो स्कल्पचर थी उसको बाहर से पॉलिश कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल है। मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल जो है, मैं उसको दिखाता हूँ। दिस इज डांसिंग गर्ल, ये डांसिंग गर्ल है। ठीक है, इसको त्रिभंग मुद्रा बोला गया है। ठीक है, दिस इज डांसिंग गर्ल। ये एक तो इसने अपने इसको मोड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से ये बैंड है इसका, और तीसरी इसने अपने टांग को भी मोड़ा हुआ है। त्रिभंग का मतलब है 3 जगह से भंग हो चुकी हो, मुड़ी हुई हो, टूटी हुई हो। ठीक है, ये डांसिंग गर्ल है। ठीक है, फोर ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। आर्ट एंड कल्चर्स ऑफ टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी किस टाइप की पहनते थे वो? दे यूज नेकलेस, वेस्ट बैंड, पेंडेंट, फिंगर रिंग्स, ईयर रिंग्स एटसेट्रा, ये चीजें पहनते थे वो आभूषणों में। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स वर मेड फ्रॉम कार्नेलियन स्टोन, बहुत से जो ऑर्नामेंट्स थे वो कार्नेलियन स्टोन से बने हुए थे, ये एक लाल पत्थर होता है। देर आर इंस्टेंसेस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आल्सो, गोल्ड ज्वेलरी के भी हमें उदाहरण मिलते हैं। इंडस वैली साइट चन्हूदड़ो वाज नोन फॉर बीड इंडस्ट्री, इंडस वैली का जो साइट था चन्हूदड़ो, वो एक मनका उद्योग के लिए फेमस था। एंड कालीबंगन वाज नोन फॉर बेंगल इंडस्ट्री, और कालीबंगन जो था वो बेंगल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। कॉस्मेटिक्स ऑफ आईवीसी, आईवीसी के लोग कौन कौन सी कॉस्मेटिक्स यूज करते थे, सौंदर्य सामग्री कौन सी होती थी? आईवीसी पीपल यूज सोप, साबुन यूज करते थे, लिपस्टिक यूज करते थे, काजल यूज करते थे, वर्मिलन सिंदूर यूज करते थे, ये यूज करते थे। फॉर हीलिंग वाउंड्स, वाउंड्स को हील करने के लिए दे यूज्ड टिंक्चर, वो टिंक्चर यूज करते थे मेड फ्रॉम मरकरी, जो मरकरी से बना होता था। टिंक्चर क्या, Hg2Cl2, कैलोमल बोलते हैं हम इसको, इसको यूज करते थे वो। ठीक है, बताओ हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, आभूषणों में एंड ज्वेलरी में? तो सोने के साथ रिंग, ईयर रिंग्स थी, वेस्ट बैंड था, ब्रेसलेट्स थे, एमुलेट्स थे। ठीक है, और ये जो है मोस्टली कार्नेलियल स्टोन से बने होते थे।
लेकिन हमें और भी एग्जांपल्स मिले हैं कि ये दूसरे धातुओं के भी बने होते थे। ठीक है, जैसे कि चन्हुदड़ो है। चन्हुदड़ो किसके लिए फेमस था? मनका इंडस्ट्री के लिए, बीड इंडस्ट्री के लिए। और कालीबंगन चूड़ी ला के चूड़ी के लिए। बंगन को बैंगल्स से समझना, बैंगल्स की इंडस्ट्री थी वो। ठीक है, और आगे देखो क्या, टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, इसको हमने उसमें भी किया था, हिस्ट्री में। ठीक है, टाउन प्लानिंग क्या थी, अर्बन प्लानिंग क्या थी? बैटरी नहीं बोली है। ठीक है, ये देखो, ये सिटाडेल है अप्रेज प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये लोअर टाउन है, जो ईस्टर्न साइड होता था, वेस्टर्न साइड ये सिटाडेल होता था, अप्रेज प्लेटफॉर्म पर बना होता था। ये अप्रेज प्लेटफॉर्म है, अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था। इसको सिटाडेल बोला गया, इसको दुर्ग बोला गया है। जैसे इसमें क्या था, इसको फोर्टिफाई किया गया था, चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया गया है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी। ठीक है, इसमें कॉमन बाथ भी मिला है, जिसके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में रूम्स बने हुए थे, और नॉर्थर्न और साउथर्न साइड में क्या बने हुए थे? सीढ़ियां बनी हुई थी। ये कॉमन बात था, रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज होता था। इसमें ग्रेनरी मिली हुई है, दिस इज ग्रेनरी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है। ग्रेनरी, जैसा कि हमने पढ़ा था हिस्ट्री में कि वो स्ट्रेटेजिक पोर्स छोड़ देते, सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू एंड ग्रेन कैन बी स्पेयर्ड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, इसलिए यूज होते थे। ये था सिटाडेल, अप्रेज प्लेटफॉर्म पर था। उसके बाद था लोअर टाउन। लोअर टाउन में क्या था? ये कवर्ड ड्रेन्स है लोअर टाउन्स की, ये ड्रेन्स हैं जो ब्लैक ब्लैक करके दिखाई गई। ये घर हैं, और इनके इनके घर से जो ड्रेन निकल रही है वो मेन ड्रेन से अटैच है। सभी जगह ऐसा था। ये बीच से रोड है, ये रोड है, ये भी रोड है, ये भी रोड है, ये भी रोड है। ये सेक्टर्स हैं, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। ठीक है, इस हिसाब से लोअर टाउन बना हुआ था। प्रत्येक गली एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये मान के चलो कि एक घर यहाँ बना दिया, फिर गली आ गई, फिर एक घर बना दिया, गली आ गई, फिर एक घर बना दिया, गली आ गई। जैसे हम वो छोड़ते हैं, टेबल वगैरह ऐड करते हैं, पीडीएफ फाइल हो गई या वर्ड फाइल होगी, उसमें ऐसे ही सेक्टर्स बने हुए थे। सिटाडेल देखो, सिटाडेल क्या होता था? जनरली इंडस टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मुख्य रूप से या आमतौर पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन्स होते थे, उनको दो भागों में बांटा गया था। दैट इज अपर टाउन एंड लोअर टाउन। एक ऊपर का टाउन हो गया अपर टाउन, सिटाडेल जिसको बोला जाता था, और लोअर टाउन हो गया निचला दुर्ग या निचला कस्बा, जिसको बोला जाता। अपर टाउन वाज क्रिएटेड ऑन अप्रेज प्लेटफॉर्म नोन एज सिटाडेल। जो अपर टाउन होता था उसको एक उभरे हुए प्लेटफॉर्म पर या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था, जिसको सिटाडेल कहा जाता था। जनरली दिस एरिया वाज फोर्टिफाइड। आमतौर पर इस एरिया को फोर्टिफाइड किया गया था, जैसा कि मैंने बताया गया है। ठीक है, दिस सेक्शन ऑफ द टाउन वाज मीट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो टाउन का सेक्शन होता था, भाग होता था, अपर जो टाउन बोलते हैं, ठीक है, जिसको सिटाडेल बोला गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन दिस पार्ट ऑफ टाउन, कस्बे के इस भाग में जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर थे उनमें इंक्लूडेड शामिल था ग्रेनरी, अन्नागार। ठीक है, ग्रेनरी थी, इसमें मीट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जिसमें अनाज स्टोर करने के लिए उसको बनाया गया था। एंड कॉमन बाथ मीट फॉर रिचुअल बाथिंग, और एक कॉमन बाथ भी इसमें मिला हुआ है जो रिचुअल बाथिंग के लिए था। ठीक है, किसी अनुष्ठानिक समारोह में इसमें स्नान किया जाता था। द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल इज द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ है, विशाल स्नानागार है। स्टेयर्स वर क्रिएटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द कॉमन बाथ। ये जो कॉमन बाथ है, इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियों को बनाया गया था। एंड रूम्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट, और जो कमरे बनाए गए थे वो ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में बनाए गए थे। दे वर मेड फ्रॉम ब्रंट ब्रिक्स ओनली। वो केवल ब्रंट ब्रिक्स से बने हुए थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। ये था सिटाडेल। लोअर टाउन क्या है? लोअर टाउन में क्या होता? द लोअर टाउन वाज मींट फॉर हैबिटेशन ऑफ कॉमनर्स। जो लोअर टाउन था वो कॉमनर्स के हैबिटेशन के लिए था। इट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर्स, या बहुत से सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था। देयर वाज ए गुड नेटवर्क ऑफ, इसमें गुड नेटवर्क भी था। अब देखो इसमें क्या है, ये नली थी उनकी,
इसको ढका गया था पत्थर के साथ और नली ऐसे बनाई गई थी। ये जिप्सम इसमें डाला गया था, जिप्सम का प्लास्टर था, इम्प्योरिटीज इसके अंदर हो जाती थी। ठीक है, बहुत से सेक्टरों में इसको डिवाइड किया गया था। देयर वाज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रोड्स यूज टू कट इच अदर एट राइट एंगल। रोड्स का बहुत अच्छा नेटवर्क था और जो रोड्स थे वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे। ठीक है, 90 डिग्री पर। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड की दोनों तरफ ड्रेन्स वर क्रिएटेड। ड्रेन्स को क्रिएट किया गया था, नालियों को क्रिएट किया गया था। एंड कवर्ड विद स्टोन स्लैब और ब्रिक स्लैब, और इनको पत्थर के टुकड़ों के साथ या ईंटों के साथ इसको ढका गया था। देयर वॉज प्रोविजन ऑफ मैन होल इन द ड्रेन्स। ड्रेन्स में मैन होल भी लगाए गए थे। ठीक है, विच वॉज कोटेड विद जिप्सम। जो मैन होल जिप्सम के साथ कोट किए गए थे, ढके गए थे। जिप्सम का यूज किया गया था मैन होल्स में। इट वॉज मींट फॉर फिल्टरिंग द वाटर एंड डिस्चार्जिंग इट टू द ग्राउंड। इसका मतलब था कि इसको मैन होल्स, जो मैन होल है उसमें जब भी पानी जाए तो जो गंदगी है उसको क्या किया जाए, फिल्टर किया जाए। गंदगी फिल्टर होकर के वो जो पानी है उसको ग्राउंड में डिस्चार्ज किया जाए। ऐसे ये नालियां क्रिएट की गई थी। इट्स एंड एवरी हाउस वाज कनेक्टेड विद द मेन ड्रेन। प्रत्येक घर मेन ड्रेन से कनेक्ट था, मेन ड्रेन से जुड़ा हुआ था। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी एंड ट्रिपल स्टोरी हाउसेस। एक मंजिला, दो मंजिला और तीन मंजिला हाउसेस के भी हमें उदाहरण मिले हैं। जनरली द मेन गेट ऑफ द हाउसेस वाज नॉट क्रिएटेड फेसिंग द मेन रोड। मुख्य रूप से जो घर का मेन गेट था वो रोड की तरफ नहीं खुलता था। मेन गेट जो होता था उसका मुंह रोड की तरफ नहीं होता था। Perhaps शायद इट वॉज मींट फॉर सेफ गार्डिंग देयर प्राइवेसी। शायद अपनी गोपनीयता को सेफ गार्ड करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, प्राइवेसी के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ था। द हाउसेज वर क्रिएटेड विद ब्रंट ब्रिक्स। जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। ऑफ द सेम शेप एंड साइज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। एक ही साइज की और एक ही आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था घरों को बनाने में। उनका आकार होता था 4:2:1। ठीक है, 4 की लंबाई, 2 की चौड़ाई, 1 की ऊंचाई। इस हिसाब से उनको बनाया गया था। इनसाइड द हाउसेस देयर यूज्ड टू बी बेडरूम्स। घरों में बेडरूम्स होते थे, सेपरेट किचन्स होता था एंड वॉशरूम्स होते थे। इन सम ऑफ द हाउसेस, कुछ घरों में, देयर वर हैविंग प्राइवेट वेल्स फॉर फेचिंग वाटर्स। उनमें खुद के निजी कुएं भी होते थे पानी निकालने के लिए। कुछ घरों में ऐसे ऐसे भी हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडस वाली सिविलाइजेशन है वो खत्म होती है और मौर्यन आर्ट स्टार्ट होती है, जो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 185 BC तक। लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्थ वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश शुंगा डायनेस्टी। तो 185 BC तक जो वो मौर्यन आर्ट में है। श्रमणा ट्रेडिशन मूवमेंट मौर्यन आर्ट में। वन हु स्ट्राइव्स टॉयल्स। श्रमणा क्या होता है? जो प्रयत्न करता है, कठिन परिश्रम करता है। ट्रेडिशन मूवमेंट का शर्मणा वाज एन एंटी वैदिक मूवमेंट। जो शर्मणा था वो एक एंटी वैदिक मूवमेंट था, वेदों के विरुद्ध आंदोलन था। द प्रोपोनेंट्स ऑफ शर्मणा रिजेक्टेड कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स। जो शर्मणा के जो प्रोपोनेंट्स है उन्होंने वैदिक रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया था, वैदिक कर्म कांडों को नहीं अपनाया था, स्वीकार कर दिया था। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और ब्राह्मणों की जो संप्रभुता थी उसको भी क्या कर दिया था, नकार दिया था, मना कर दिया था। वर्ण सिस्टम को, कास्ट एंड दे फेवर्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। वर्ण सिस्टम को भी उन्होंने इनकार कर दिया था, कास्ट सिस्टम का भी विरोध किया था और वो पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति में के पक्ष में थे। एंड वुमेन, और औरतों की उन्नति के पक्ष में भी थे। दे वर हाईली क्रिटिकल ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। वे पशु बलि प्रथा के बहुत ज्यादा आलोचक थे। विच वॉज हैपनिंग इनडिस्क्रिमिनेटली ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड में अंधाधुंध तरीके से बलि प्रथा हो रही थी उसके भी विरोधी थे। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका वर द ब्रांचेज ऑफ शर्मणा ट्रेडिशंस। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक जो धर्म था वो शर्मण परंपरा की ही शाखाएं थी। मौर्यन रूलर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो मौर्यन शासक थे वो बिल्कुल शुरू से ही पेट्रोनाइज द शर्मणा ट्रेडिशंस। उन्होंने शर्मणा ट्रेडिशंस को पेट्रोनाइज किया, संरक्षण प्रदान किया। ड्यूरिंग द टीनर ऑफ अशोका, अशोक के शासनकाल में देयर वाज ह्यूज ग्रोथ इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
अशोक के शासनकाल में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला में काफी ज्यादा वृद्धि हुई, एसोसिएटेड विद श्रमण ट्रेडिशन, जो कला और संस्कृति या कला और जो वास्तुकला है वो श्रमण परंपरा से जुड़ी हुई थी, उसका काफी ज्यादा विकास हुआ। पॉइंट नंबर 1 में मोरियन केव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओनली कंपेरेबल कैन बी कंपेयर्ड, उन्हीं के साथ तुलना हो सकती है जिनके साथ तुलना के लायक हो। ठीक है, इसमें बताया गया था मोरियन केव्स की किसके साथ तुलना की है। परहैप्स दे वर द फर्स्ट मैन मेड केव्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, शायद वे पहली मानव निर्मित गुफाएं थी भारतीय उपमहाद्वीप में। मोरियन केव्स वर पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड, जो मोरियन केव्स थी वो इनसाइड से पॉलिश की गई थी, अंदर की तरफ से, एंड इंट्रिकेटली डेकोरेटेड फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से इंटीग्रेटली बहुत गंभीरता से बहुत अच्छे तरीके से बाहर से उनको सजाया गया था। ये केव है, रेटिकुलर पैनल है इसका। ठीक है, रेटिकुलर पैनल ये यूज की गई है। सेमी सर्कुलर फेसेड हो गया इनका, आधा सर्कुलर ये हो गया। ठीक है, ये एंट्रेंस गेट हो गया। ये केव ऐसे बनाई गई थी उनकी। ठीक है, polished from inside and intricately decorated from outside, ये मोरियन केव्स थी। द एंट्रेंस वाज शेप्ड इन सेमी सर्कुलर फेसेट, जो इन गुफाओं का एंट्रेंस होता था वो सेमी सर्कुलर अर्ध चक्राकार फेसेट्स होता था, इनका सामने से अर्ध चक्राकार दिखाई देती थी, विद रेटिकुलर पैनल एंड समटाइम्स विद स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंट्स, और जिनके साथ रेटिकुलर पैनल लगा हुआ था और कभी कभी एलिफेंट्स की भी मूर्तियां थी इनके सामने बनी हुई थी। द पर्पज ऑफ दिस केव्स वाज टू प्रोवाइड शेल्टर टू आजीविका मोंक, इन गुफाओं का जो पर्पज होता था वो आजीविक भिक्षुओं को शरण देने के लिए उद्देश्य से बनाई गई थी। उनका उद्देश्य क्या होता था कि जो आजीविक भिक्षु हैं जो इधर उधर टहलते रहते हैं तो रास्ते में उनको आराम करने की जरूरत हो तो गुफाएं बनाई गई थी उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल लोमस ऋषि केव, उदाहरण के लिए लोमस ऋषि केव है, लोकेटेड नियर गया इन बिहार। ठीक है, बराबर हिल्स में, जो बिहार में गया में बराबर पहाड़ियों में लोमस ऋषि की गुफा है। लोमस ऋषि की गुफा क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। दिस इज लोमस ऋषि केव। ठीक है, इसका अर्ध चक्राकार क्या है, फेसेट्स हैं। ठीक है, और रेटिकुलर पैनल ये है, ये जो डेकोरेशन की गई है ना, रेटिकुलर पैनल है ये लोमस ऋषि केव है। इनसाइड यू कैन सी इनसाइड ऑफ दिस केव। ठीक है, ये इनसाइड से बनी हुई है, यहाँ से इस साइड से देखो, दिस इज लोमस ऋषि केव, पहाड़ी को काट करके बनाई गई है ये। ठीक है, दिस इज लोमस ऋषि केव एंड यू कैन सी द स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट। ठीक है, नागार्जुन केव गया में नागार्जुनी हिल्स पर बनी हुई है। सुदामा केव्स नागार्जुनी हिल्स पर बनी हुई है। धौली केव एंड धौली एलिफेंट स्कल्पचर इन उड़ीसा, धौली केव है एंड धौली एलिफेंट स्कल्पचर है इन उड़ीसा में। ये बहुत बड़ी स्कल्पचर है धौली केव में, इसको भी देखते हैं एक बार हम। ये देखो एलिफेंट की स्कल्पचर, ये धौली केव है, ये दोनों ही दिखाई गई है। ठीक है, ये एलिफेंट की है और ये धौली केव। ठीक है, मोरियन पिलर्स, मोरियन पिलर्स कैसे होते थे एक बार पिलर्स को हम देख लेते हैं। मैंने बड़ी अच्छी कलाकारी की हुई है, हंसना नहीं है, आप हंस रहे हो, चुप रहो। एवरेज 40 फीट ऊंचा होता था ये। कलिंग वार में 261 बीसी में कलिंग वार हुआ था। शेफ्ट, ये इसका जो ये पार्ट है शेफ्ट है, ये मोनोलिथ है एंड हाईली पॉलिश्ड है। मोनोलिथ का मतलब एक ही पत्थर है, ये कोई बीच में कोई टुकड़ा नहीं जोड़ा गया है, जोड़ नहीं इसके बीच में। ये देखो, ये बेल कैपिटल, बेल की तरह ये लगाया गया इसको। ये एबेकस है, छतरी की टाइप में ये जो दे रखा है। और क्राउनिंग एनिमल, क्राउनिंग का मतलब क्राउन, क्राउन कहाँ पर होता है, हेड पर होता है। तो इसके हेड पर, इसके सबसे ऊपर जो है एनिमल की आकृति होती थी, और ये बड़ा सा दांत दिखाई दे रहा है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाथी ही होगा। ठीक है, तो ये थे मोरियन पिलर्स। ड्यूरिंग द टीनर ऑफ मौर्यास देयर कंटेम्पररी इन
Achaemenea, particularly Persian region, also constructed pillars whose comparison is as below. मौर्य शासन काल के दौरान उनके जो समकालीन थे अकीमेनिया, वे विशेष रूप से पर्शियन क्षेत्र में थे, वो उन्होंने भी पिलर्स का निर्माण किया था जिनका कंपैरिजन नीचे दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमने वो लाइन लिखी होती है, ओनली कंपेरेबल्स कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, अकीमेनियन पिलर कैसे थे और मौर्यन पिलर कैसे थे? एवरेज 10 to 12 फीट हाई होते थे वो, और इनकी एवरेज हाइट कितनी है मौर्यन पिलर्स की? 40 फीट है। नॉट नेसेसरली इन ओपन बट मेनली यूज्ड इनसाइड द बिल्डिंग। आवश्यक रूप से वो खुले में नहीं बने हुए थे, ये इमारतों के अंदर बने हुए थे। ऑलवेज इरेक्टेड इन ओपन, ये हमेशा ओपन में ही इरेक्टेड थे, खड़े किए गए थे। और ये मोनोलिथ होते थे, क्रिएटेड इन मैनी पीसेज एंड लेटर जॉइन, ये बहुत से पीसेज में क्रिएट किया गया था, बाद में उन पीसेज को जोड़ा गया था, और ये मोनोलिथ ही होते थे मौर्यन पिलर्स। हाईली पॉलिश्ड थे, ये भी हाईली पॉलिश्ड थे। इन्फीरियर इन क्राफ्टमैनशिप, और ये जो इनकी जो कलाकारी थी वो इन्फीरियर थी, कम दर्जे की थी। और क्वाइट सुपीरियर इन क्राफ्ट्समैनशिप, और ये क्राफ्ट्समैनशिप में काफी ज्यादा सुपीरियर थे, हाई क्वालिटी के थे। ठीक है, पर्पस ऑफ मौर्यन पिलर्स, मौर्यन पिलर्स का क्या पर्पस था? बिफोर कलिंगा वार, कलिंग वार से पहले इनका क्या पर्पस होता था मौर्यन पिलर्स का? टू सर्व द इंपीरियल सरमन ऑर्डर और कमांड। ठीक है, साम्राज्य के या राजा के आदेशों को सर्व करने के लिए, पहुंचाने के लिए, जैसे कोई ऑर्डर किया गया, कोई कमांड दी गई है, वो उनके ऊपर लिखा जाता था। टू कोमेमोरेट द विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, उसको याद करने के लिए कोमेमोरेट, उसकी याद में पिलर्स लगाए जाते थे। आफ्टर कलिंग वार, कलिंग वार के बाद क्या इनका पर्पस था? टू सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध की जो महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं थी उनका उत्सव मनाने के लिए। टू प्रोपेगेट धम्मा, धम्मा का प्रचार प्रसार करने के लिए। मोरल एथिकल एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो धम्मा क्या है? ये नैतिक मतलब आचरण है, उनके बारे में लिखा गया है। एग्जाम्पल्स कैसे है? जैसे कि सारनाथ पिलर इन यूपी क्लोज टू वाराणसी, वाराणसी के पास यूपी में सारनाथ का पिलर है। इन बिटवीन द अशोक चक्रास, ठीक है, अशोक चक्र के बीच में ऑफ अबेकस, अबेकस के ऊपर 4 एनिमल्स इमेजेस वर क्रिएटेड, 4 प्रकार के एनिमल्स की इमेज बनाई गई हैं। बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लाइन। बुल की, हॉर्स की, एलिफेंट की और लाइन की, ये 4 वो बनाए गए हैं। इसको भेल से याद करोगे, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसको याद करोगे, बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लाइन की इमेजेस बनाई गई थी। नंबर दूसरा क्या बता रखा है? पहला तो सारनाथ का पिलर होगा। दूसरा रामापुरवा कैपिटल इन बिहार, बिहार में रामापुरवा कैपिटल में। द क्राउनिंग एनिमल इज बुल, जो क्राउनिंग एनिमल है वो बुल में है, राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ठीक है, लोरिया नंदगढ़, नंदनगढ़ में इन बिहार में सिंगल लाइन है उसके ऊपर। संकीसा पिलर में इन यूपी में ओनली पिलर वेयर क्राउनिंग एनिमल इज एलिफेंट, ये केवल एकमात्र ही ऐसा पिलर है जिसके ऊपर जो क्राउनिंग एनिमल है उसके ऊपर जो हाथी बना हुआ है, बाकी कहीं पर भी नहीं है सिंह का पिलर में। मौर्यन स्कल्पचर देखो, नो इमेज ऑफ बुद्ध, बुद्ध की कोई इमेज नहीं बनी। यक्ष एंड यक्षिणी की इमेजेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इमेजेस ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी वर क्रिएटेड। इस समय यक्ष और यक्षिणी की जो इमेजेस थी वो बनाई गई थी। फोक गॉड एंड गॉडेस थे वो। ठीक है, फोक गॉड एंड गॉडेस का मतलब लोकप्रिय देवी और देवताओं की। दे वर रिस्पेक्टेड फिगर्स इन ऑल द रिलीजन्स ऑफ दैट टाइम। उस समय जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों में यक्ष और यक्षिणी के आदर किया जाता था, उनकी पूजा वगैरह की जाती थी। देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ 24 यक्षिणी, 24 यक्षिणी का एक कॉन्सेप्ट है इन जैनिज्म, जैन धर्म। इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में देयर इज ए रेफरेंस ऑफ यक्षा, यक्ष का एक रेफरेंस है इन द महाभारत, महाभारत में। एंड सप्तमैत्री का पिया, ठीक है, वर्शिप ऑफ 7 यक्षिणी, 7 यक्षिणियों की पूजा का भी कॉन्सेप्ट है। वाज क्वाइट पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, लोकप्रिय था। इन बुद्धिज्म इमेजेस, बौद्ध धर्म की इमेजेस में, मूर्तियों में बहुत यक्ष एंड यक्षिणी वर क्रिएटेड। बौद्ध धर्म में यक्ष और यक्षिणी दोनों की मूर्तियां क्रिएट की गई थी। पर्टिकुलरली द इमेज ऑफ यक्षिणी ऑन द गेटवे ऑफ स्तूपा, विशेष रूप से स्तूप के गेटवे पर यक्षिणी की इमेज को क्रिएट किया गया था। वाज कंसिडर्ड एज वेरी ऑस्पिशियस, इसको बहुत ही शुभ माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, साल भंजी का यक्षिणी, साल भंजी का यक्षिणी थी, यक्षिणी होल्डिंग ए ब्रांच ऑफ साल ट्री,
इसलिए इसको साल भंजी का ट्री यक्षिणी बोला जाता है, क्योंकि वो एक साल ट्री की ब्रांच को पकड़ी हुई थी। यक्षिणी वर्शिप वाज ए पैन इंडिया फेनोमेन। यक्षिणी की जो वर्शिप थी वो एक पैन इंडिया फेनोमेन थी, पूरे भारत में उसकी पूजा की जाती थी। एंड और यक्षिणी वर्शिप इज आल्सो मेंशन्ड इन तमिल एपिक शीलापदिकरम, जो इलांगो आदिकल के द्वारा लिखी गई थी। यक्षिणी की जो पूजा है उसे तमिल महाकाव्य शीलापदिकरम में भी उसको मेंशन किया गया था, जो इलांगो आदिकल के द्वारा लिखी। फॉर एग्जाम्पल, दीदारगंज यक्षिणी बिहार में थी। सालभंजी का उपसांची की यक्षा ऑफ परखम एमपी क्लोजर टू ग्वालियर, मध्य प्रदेश में थे, ग्वालियर के पास ही यक्ष परखम की यक्षा की मूर्ति थी वो। मौर्यन पोट्री, मौर्यन पोट्री क्या है देखो। द करेक्टरिस्टिक्स पोट्री ऑफ मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड की जो विशेष पोट्री होती थी वाज नोन एज NBPW, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उसको NBP के रूप में जाना जाता था। इट वाज क्रिएटेड विद फिल्टर्ड क्ले, इसे फिल्टर्ड क्ले के साथ क्रिएट किया गया था, छान करके जो मिट्टी बनाई गई थी उसके साथ बनाया गया था इसको। ठीक है। ऑन ए फास्ट रनिंग व्हील, एक तेजी से घूमते हुए पहिए पर इसको बनाया गया था। एज सच इट वाज हाईली एवन एंड पॉलिश्ड, और इस प्रकार से यह काफी ज्यादा एवन सरफेस में है और पॉलिश्ड है। ठीक है। NBPW, इट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ पोट्री मेकिंग, यह पोट्री मेकिंग का सबसे चरमोत्कर्ष पीरियड था या चरम बिंदु था। स्तूपा, हेड ऑफ सेन, स्तूप का मतलब क्या होता है? रेत का एक ढेर होता है, उसको स्तूप बोलते हैं। स्तूप इज ए संस्कृत वर्ड विच मीन्स हीप ऑफ सैंड। स्तूप एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रेत का एक ढेर। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू वैदिक, इसका जो ओरिजिन है वो वैदिक एजेस से ट्रेस किया जाता है। वेयर बाई द ग्रेट सेजेस और ऋषिज, जहां पर ग्रेट सेजेस और जो ऋषिज होते थे वर क्रीमेटेड इन स्तूपा फॉर्मेशन, उनको स्तूपा फॉर्मेशन में क्रीमेट कर दिया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। स्तूपा का मीनिंग क्या होता है? हीप ऑफ सैंड, रेत का एक ढेर। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस टू वैदिक एजेस, इसका जो ओरिजिन है वो वैदिक युग से ट्रेस किया जा सकता है। वेयर बाई द ग्रेट सेजेस और ऋषिज वर क्रीमेटेड इन स्तूपा फॉर्मेशन, जब जहाँ पर जो बड़े बड़े ऋषिज थे उनको स्तूपा फॉर्मेशन में क्रीमेट किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हिज फॉलोअर्स आल्सो क्रिएटेड ए स्तूपा फॉर्मेशन ऑन हिज रेलिक्स, बुद्ध की मृत्यु होने के बाद उसके अनुयायियों ने भी उसके अवशेषों के ऊपर स्तूपा की फॉर्मेशन की, स्तूपों का निर्माण करवाया। फॉर एग्जाम्पल, रिमेन्स ऑफ द बॉडी, जो उसके शारीरिक अवशेष थे उन पर निर्माण करवाया था स्तूपों का। व्हेन अशोक एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, जब अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, बौद्ध धर्म को, ही डिसाइडेड टू क्रिएट 9 बिग स्तूपाज ऑन रिमेन्स ऑफ बुद्धा विच आर, उसने फैसला किया कि बुद्ध के रिमेन्स पर, अवशेषों पर वो 9 बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण करवाएगा जो निम्नलिखित हैं, जैसे अलकप्पा, रामाग्राम, वेथापिदा, पावा, पपलवीना, कपिल वस्तु, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर। ठीक है। ये जो 9 जगह है, इन 9 जगहों पर बड़े बड़े स्तूप अशोक ने बनवाए थे। ठीक है। ये महारानी देवीबाज अशोकाज वाइफ फ्रॉम सांची, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इट विल नॉट बी गुड। ठीक है।